112 में क्या हो रहा है? 112 में जो पिछले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक है? फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। इसको मैं इसी से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 112 बात कर रहा है ये जो वर्ष बीत गया, कौन सा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये जो टाइम बीत गया, इसमें जो खर्चा हुआ उसकी बात ये कर रहा है। उसका हिसाब किताब सदन के पटल पे रखा जाएगा, ये इसकी बात ये कर रहा है। तो आर्टिकल 112 कह रहा है कि जो बीते वर्ष में खर्चा हो गया, कौन सा? फाइनेंस, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, जो बीता हुआ वर्ष है, गत वर्ष है नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, कौन सा 1 अप्रैल? जो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 में ईयर भी लिख देता हूं ताकि एक बार इसको ठीक से समझ लो आप। फिर ये जब तक समझेंगे नहीं तब तक चीजें ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। इनको ऐसे समझ लो, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 यहां से लगा करके, और अभी जो आने वाला है 31 मार्च 2024, इस तक का जो खर्चा हो गया उसको सदन में पेश किया जाना। ये है 112 में। 113 में है, इसको चेंज कर दो, 113 में है 2000 यानी 1 अप्रैल 2024 से लगा करके 23 को ऊपर कर रहा हूं, 24 को नीचे, 1 अप्रैल 2024 से लगा करके और 31 मार्च 2025 तक का जो आने वाले वर्ष में अनुमानित खर्चा होना है वो 113 ये बताएगा। अब इनमें अब दो चीजें अच्छे से समझ लो, एक बार सभी को इन चीजों को समझना है, अच्छे से समझ लो। 112 देखो, एक बार इसको समझो। आप बुक में जो दे रखा वो तो आपने पढ़ लिया, आप और भी पढ़ लेंगे, एक बार इसको समझो बहुत इजी तरीके से। 112 किसकी बात करता है? और इधर 2002 दोनों 112 और 202 आर्टिकल में प्रोविजन किया गया है कि जो गत फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जिसमें खर्चा हो गया वो कौन सा है? 1 अप्रैल 2023 से लेकर के और 31 मार्च 2024 तक का ये जो खर्चा हुआ है, इस खर्चे के बारे में हिसाब किताब सदन के पटल पे रखा जाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट अंडर आर्टिकल 112। और जो आने वाले वर्ष खर्चा किया जाना है 31 मार्च 2024 से लेकर के और 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक जो खर्चा किया जाना है, यानी आने वाले ईयर, वो क्या कहलाएगा? 113 में एस्टीमेट कहलाएगा। एप्रोप्रिएशन एस्टीमेट 113 में एस्टीमेट, अनुमान, इतना अनुमानित खर्चा कर देंगे। अब यहां पे बजट पेश हो गया, 113 का प्रोसेस हो गया। फिर 114 में हमने डिस्कस किया था जिस हेड में जितना खर्चा करना है, जिस मद में जितना खर्चा करना है, उसके बारे में यहां प्रोविजन किया गया है। उस हेड में यानी कैसे, इसको ऐसे समझ लो, उस हेड में जो खर्चा किया जाना है, इसको जैसे ये मैंने इस तरह से गोले बनाए थे काफी सारे, ये एक हेड हो गया, ये दूसरा हो गया, ऐसे खूब सारे हो सकते हैं। हमने ऐसे ही समझने के हिसाब से थोड़ा ऐसा राउंड राउंड ऐसा सर्कल सर्कल से बनाए थे कि इसमें इतना खर्चा होता है।
तो इन सब में यानी कितना हमने, ये है 114, इससे हम आराम से समझ सकते हैं कि कितना हमने एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन पे कितना कितना खर्चा किया है। इन सब को देखते हुए अब जिनका जितना हमने पास कर दिया यानी बजट में प्रोविजन किया है, तो उसको हमें सदन में भी पास करना पड़ेगा। तो 114 में ये हमने इसको हाउस में पास कर रहे हैं कि साहब हम एजुकेशन पे इतना खर्चा करेंगे, डिफेंस पे इतना करेंगे, हेल्थ पे इतना करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना करेंगे, सर्विस सेक्टर पे इतना करेंगे, हम रेलवे में इतना करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम इतना करेंगे, और जो गेम्स और स्पोर्ट्स है, यूथ से रिलेटेड है, उस पे जीएस कर रहा हूं इसको, या गेम्स कर रहा हूं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इस पे हम इतना करेंगे। ये जैसे बजट में घोषणा की गई। अब एक बार इसको वापस उल्टा कर दो, 112 में आ जाओ। 112 में इनमें से जितना खर्चा जिस भी हेड में हुआ पिछले साल, उसका हिसाब किताब 112 और 202, 112 और 202 में पेश किया जाएगा। पिछले साल 31 मार्च से 1 अप्रैल तक जो खर्चा हुआ, 1 अप्रैल से 31 मार्च में 1 अप्रैल से, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो बीत गया, उसमें इन हेड में जितना खर्चा हुआ वो 112 में हम सदन में पेश करेंगे। आने वाले वर्ष में हम इन हेड में जो खर्चा करने वाले हैं वो 113 में एस्टिमेट हो गया, और इधर देखो, इसको ऐसे याद कर लो, इधर 112 है, इधर 202 है, इधर 113 है, इधर 203 है। ये याद रखने का अच्छा तरीका, कैसे भी आप याद करें अपने हिसाब से। 114 इधर 204 है, इधर 115 इधर 205 है, इधर 116 इधर 206, इधर 117 इधर 207, यहाँ तक पेड़ चल रहा, आगे भी चल रहा है। 118 208, 119 209, 120 210, 121 211। इनका मैं आगे तरीका बता देता हूँ। इनमें क्या होता है, ये 1 उठा के बीच में डाल दो, 211, इसका 1 उठा के फिर बीच में डाल दो, 212, इसका उठा के फिर बीच में डाल दो, 213, ऐसे इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए वापिस यहीं पे आ जाओ, 112 इनको समझ लिया ना, ये जड़ है, इसकी रूट है। बच्चों को समझ में नहीं आता फाइनेंशियल वाला मामला, और वो फिर यूं ही कंफ्यूज रहता है। 112 में जितनी भी हेड अलग अलग जो खर्चे होने हैं, वो जो खर्चा हमने कर दिया उसका हिसाब किताब 112 112 में देंगे। जो आने वाले वर्ष हम करने वाले हैं खर्चे, उनका है एस्टीमेट, जो बजट पेश करेंगे। और फिर जो बजट पेश कर दिया, तो जिस हेड में जितना अमाउंट हमने इश्यू किया है, उस अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, जिस हेड में जितना अमाउंट हमने पास किया है उसको सदन में पास किया जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, जो वोटिंग राइट है ना, वोटिंग राइट, वो सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, उस पे जो भारित व्यय है, उस पे जो चार्ज है, उनको छोड़ करके बाकी सब पे वोटिंग होगी। तो यहाँ 114 में डीप इस पे बहस होगी। इस आप इतना आपने एजुकेशन के लिए कहा था, इतना डिफेंस के लिए बजट अलॉट किया, इतना हेल्थ के लिए, इतना एग्रीकल्चर सेक्टर, इतना सर्विस सेक्टर, इतना रेलवे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इन पे आपने बजट में प्रोविजन किया, तो इसको पास करिए। तो कोई डिपार्टमेंट कहेगा हमारे लिए इनसफिशिएंट है, हमें ज्यादा चाहिए, इतने से काम नहीं होगा। वो सारी बहस सदन में होने के बाद में फिर उनका एक एक हेड का पास किया जाता है। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। हाँ जी, अब बताओ। वो 115 में तब जब वो खत्म हो जाएंगी, जरूरत और पड़ेगी तब बोलेगी। यहाँ तो शुरुआत में पार्लियामेंट में ही बहस हो रही है, यहाँ तो अनुमान पेश किया और यहाँ कह रहे साहब ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, इससे तो काम नहीं चलेगा। इतना सा हेल्थ को कैसे करोगे आपने? कई बार अपन जैसे अभी बजट पेश करेंगे तो आप देखना, डिफेंस में इतनी कटौती कर दी आपने, हेल्थ में इतनी कटौती कर दी, सर्विस सेक्टर में इतनी कटौती कर दी। वो होता है, वो सदन में जो बहस होती है एप्रोप्रिएशन बिल में, उसमें जो कम कर देते हैं उसकी बात यहाँ की गई है। ठीक है, 115 और 116 में जो गवर्नमेंट है, वो बता रहा हूँ, इनको मिक्स मत करो। 115 को 115 नहीं रखो। अभी मैं 115 116 समझाने के लिए तो ये सारे बात आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए अब आ जाओ 1 मिनट देखो, मैं वापस बहुत ब्रीफली रिवाइज कर देता हूँ। 112 में जो बीते साल
1 अप्रैल से 31 मार्च में जो खर्चा हो गया उसका हिसाब किताब सदन के पटल में रखा जाएगा 112 और 202 में। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल आराम से शांति से बैठा लो, दिमाग में मन मस्तिष्क में कोई रटने जैसी बात नहीं है। 113 और 202 में है कि आने वाले वर्ष जो हम खर्चा करने वाले हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च में आने वाले में, वो 113 में हो गया, इसको बजट कहते हैं, ठीक है, एस्टीमेट जिसको हम कहते हैं। उसके बाद में बजट में जिस हेड में जितना जितना खर्चा करने की घोषणा की है, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, हेल्थ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर या गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इन पे जितना खर्चा करेंगे उसको पास भी करना है सदन में, वो हो गया 114 में। ऐसा आप अभी बजट पे ध्यान से आप देखेंगे तो उसमें ये आएगा, आज डिफेंस की डिस्कशन होगा, आज हेल्थ का होगा, या इतनी देर तक एग्रीकल्चर का, इतनी देर सर्विस सेक्टर का, पहले से बता देते हैं। तो यानी उतने जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो उस समय खुले रहेंगे, चाहे चर्चा पूरी रात चले या पूरे दिन चले, चाहे छुट्टी उट्टी डे नाइट कुछ नहीं देखा जाता उसमें। और आप लोग जब आगे काम करेंगे तो आप खुद देखेंगे, रात भर हमने यूनिवर्सिटी खुली देखी, मैंने यूनिवर्सिटी में 10 ईयर तक टीचिंग करवाई है, तो वहां पे पूरा डिपार्टमेंट खुला रहता है। साहब आज पार्लियामेंट में एजुकेशन पे डिस्कशन हो रहा है, वो एजुकेशन पे कौन सा, इसका बजट, वहां पूछते हैं हाँ जी कितनी वैकेंसी है बताइए, तो तुरंत बताना पड़ता है, इमीडिएट। जिस डिपार्टमेंट को पूछो हाथ रिप्लाई दो, अगर कोई सदन में कोई मेंबर पूछ लेता है इमीडिएट रिप्लाई। क्यों? यहाँ ये आने वाले साल का पूरा बजट पेश किया जाना है। फिर ये विनियोग विधेयक 114 पे इस पे चर्चा होगी साहब, आज डिफेंस, आज एजुकेशन, ऐसे जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये पास हो गया। इसके बाद में 115 में आ जाओ, ये पास हो गया, ये कम पड़ गया, तो फिर सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट 115 में इश्यू किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में आ जाओ 116, ये थोड़ी सी बात इसकी कह रहा है कि साहब खर्चा पड़ गया कम, ठीक है, अब बजट पेश होने में टाइम लग रहा है, भाई बजट पेश होगा और बजट पे बहस होगी, उस दौरान कोई और खर्चे की जरूरत पड़ गई, वो खर्चा कहां से आएगा? वो है 116। भाई बजट पेश होगा तब, देखो बजट पेश होते ही पैसा इश्यू नहीं हो जाता। आज बजट पेश हुआ, फिर 114 पे डिस्कशन होगा, फिर पास होगा, तब खर्चा होगा, तो इस दौरान देश कैसे चलाओगे? जैसे मान लो जो आपने पैसा इश्यू किया था, ये तो आपका कम पड़ रहा है तो आप ले लोगे, वो तो आ जाएगा 115 में, लेकिन जो आपने वो दिया था वो भी खत्म हो गया। अब बजट पेश होने में महीना, 2 दिन, 20 दिन या 2 महीना लग रहा है, उसका पैसा अब लेना है तो कहां से लेंगे? फिर उसके लिए एक अमाउंट इश्यू किया जाता है, वो है 116 में, कि 113 के जो प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी बजट पेश करें, तब तक काम तो चलेगा, देश को चलाना पड़ेगा। व्यक्ति का काम ही बिना पैसे के नहीं चलता, तो एक इतना बड़ा नेशन, उसका काम कैसे चलेगा? तो एक बार स्टार्टिंग से 116 देख लो। मुझे नहीं लगता अब आप में से किसी को नहीं समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट हो प्लीज यू कैन आस्क। नीरज, दिव्या ये बिल्कुल टाइम से क्लास में जुड़ जाते हैं, ठीक 8 बजे, और आज भी इसी टाइम के अनुसार जुड़ गए। वीना, श्रुति, हर्ष, अदिति, आप सब लोग भी बिल्कुल टाइम पे असेंबल हो जाया करो, क्योंकि जो चीज शुरू में समझाते हैं ना उसका लास्ट तक वही फ्लो बना रहता है, और शुरू में आप थोड़ा सा चूक गए स्टार्टिंग में, तो फिर लगता है ये चीज तो हमारे समझ में नहीं आई, है ना। जैसे मूवी में 2 मिनट की भी निकल जाती है, अपने को लगता है बहुत महत्वपूर्ण तो चीज निकल ही गई, मोस्ट तो। सर जैसे ये वाला जो अलॉटमेंट हो रहा है यहाँ पर 112 से 16 में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो रहा है और वो स्टेट के लिए हो रहा है। यस, ये देखो अभी ऑनलाइन क्लास में अदिति जुड़े हैं। अदिति आप एक बार व्हाट्सएप पे आपका नाम लिख के मुझे भेज देना। देखो इधर अभी जिनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेक्ट नहीं है, वो कोई दूसरे मोबाइल में बेरेक्ट ओपन कर लो, और बेरेक्ट है तो बेरेक्ट ओपन कर लो। एक 112 में जो है ये है पार्ट 5, यानी यूनियन संघ, इसका प्रोविजन। ये जो पेयर बना रखा है हमने, ये है पार्ट 6 यानी स्टेट, राज्य, इसका, ठीक है। यहां पे जब मैं बोल रहा हूं 112 तो केंद्र से संबंधित है, जो पार्लियामेंट में बजट पेश होगा, ये स्टेट से रिलेटेड है, जो राज्यों में हमारा बजट पेश होता है इसका। सर जैसे एजुकेशन के लिए जो पैसे अलॉट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो ऑल इंडिया है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए? ना 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 ना, वो ऑल इंडिया है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही नहीं आती है, और भी बहुत सारी चीजें आती है
है ना। तो एजुकेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको, जैसे उर्दू अकादमी, साहित्य अकादमी, ये किस में जाएंगी, है ना। ऐसे अलग अलग लिटरेचर के बना रखे हैं। तो जैसे जो स्टेट यूनिवर्सिटी है तो क्या सेंट्रल स्टेट वाला तो स्टेट में जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा भी तो सुनो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा हमारे पास आईआईएम है, एम्स है, हमारे पास में इसका जो ये होता है ना आयुष मंत्रालय के तहत इसका नाइपर है, जो मेडिसिन बनाते हैं ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स यानी वो नशे वाली नहीं, दवाइयाँ, हाँ फार्मेसी डिपार्टमेंट जिसको फार्मास्यूटिकल। तो ये ऐसे सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं उसमें। जो सेंटर से गवर्न होती है वो ही हाँ, जो सेंटर से गवर्न होती है वो हमारी आईआईटी हो सकती है, आईआईएम हो सकता है, एम्स हो सकता है, वो हमारा नाइपर हो सकता है, या और भी गवर्नमेंट ने जैसे एमएनआईटी, अब ये मालवीय नगर में एक एमएनआईटी इस तरह का इक्वल बना रखा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है। केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, ये सारे मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, और अभी बना रहे हैं एकलव्य जनजाति स्कूल बना रहे हैं नवोदय विद्यालय की तर्ज पे, बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो ऐसा जो एजुकेशन का मामला सेंटर से चल रहा है, जो सेंटर से गवर्न हो रहा, उनका बजट उसमें जाएगा, स्टेट का हो रहा उनका बजट स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो 112 एक बार ध्यान से सुन लो, 112 में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक होता है। जो बीते, जो चला गया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसका जो खर्चा है वो 112 में सदन के सामने पेश करेंगे। साहब गत वर्ष हमने इतना इतना खर्चा किया। 113 में हम आने वाले वर्ष इन पे इतना खर्चा करने वाले, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे, सर्विस पे, रेलवे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे, वो आ जाएगा 113 में। फिर जो बजट में 113 में प्रोविजन किया गया, उनमें 114 में बहस होगी, और बहस के बाद में जो बजट में प्रोविजन किया गया उसमें थोड़ा जोड़ के या घटा करके उसको पास कर देंगे। वो जो पास कर दिया वो खर्चा कम पड़ गया, तब 115 में आ जाएगा सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स। भाई सप्लीमेंट्री तभी तो देते हैं जब नंबर कम पड़ जाते हैं, तो वो हो गया सप्लीमेंट्री एडिशनल 115 में 115। 116 में है कि वो जो सप्लीमेंट्री दिए थे वो नंबर भी, यानी वो पैसा भी खर्च हो गया। अब बजट पास पेश होगा 113 में और 114 में वो पास होगा, तब तक के लिए हमारे पास में अभी टाइम पड़ा है, 2 महीना, 1.5 महीना या 2.5 महीना या 15 दिन। तो देश चलाना तो कैसे चलाएं, उसके लिए 116 का प्रोविजन है। आप ऑनलाइन में, ऑफलाइन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 116 निकालिएगा, अनुच्छेद 116। देखिए अब आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अब आप किसी को भी समझा सकते हैं, खुद को तो आप समझा ही लेंगे, दूसरे को भी आप समझा सकते हैं। 116 देखिएगा, व्हाट्स ऑन अकाउंट, व्हाट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, आर्टिकल 116 क्लोज 1 देखिएगा। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, मींस चैप्टर 2 पार्ट 5, द हाउस ऑफ पीपल शैल हैव पावर, लोकसभा को शक्ति होगी, क्या होगा, ए, टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस। अब ये किसकी बात, इस एडवांस को गोले में बंद कर लो या अंडरलाइन कर लो। भाई एडवांस कोई लेता है तो कब लेता है, वो खर्चा करेगा उससे पहले ले रहा है, एडवांस ले रहा है, क्योंकि अभी बजट पेश हुआ नहीं 113 में और 114 में बजट पास हुआ नहीं, अब उसको पैसा चाहिए तो एडवांस लेगा वो, ठीक है। इस एडवांस को गोले में बंद कर लो, अंडरलाइन कर लो। इन रेस्पेक्ट ऑफ the estimated expenditure for the part of any financial year pending, इस pending को भी अंडरलाइन कर लो, है ना, pending the completion of the procedure prescribed in article 113। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि 113 में जो बजट पेश कर रहे थे वो अभी क्या है, पेंडिंग में है, ठीक है। तब तक उसको क्या चाहिए, एडवांस चाहिए। बजट पेश होगा 113 में और 114 में पास होगा, तब तक देश तो चलाना है, उसके लिए ये एडवांस लिया जाता है 116 में। फॉर दैट वोटिंग ऑफ सच ग्रांट, उसके लिए भी वोटिंग होगा। एक चीज ध्यान रखना, वोटिंग सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड पे नहीं होता है, भारत की संचित निधि पे कोई वोटिंग नहीं होगा, बाकी पे सब पे वोटिंग होगा। कंटीजेंसी तो कंटीजेंसी है, उस पे वोटिंग करवा सकते हैं साहब। कोरोना के नाम पे पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, तो उस पे बहस हो जाएगी। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड फिक्स है, इतना प्रेसिडेंट। कंसोलिडेटेड फंड में हमने डिस्कस किया था, शेड्यूल 2 में जो दे रखा है, 2 का पार्ट ए प्रेसिडेंट गवर्नर, इसका पार्ट बी हट गया, फिर पार्ट सीधा सी है
उसमें है स्पीकर, चेयरमैन और नहीं मैं एक साथ बोल गया, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन इनका। और उसके बाद में डी में है जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और ई में है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये कंसोलिडेटेड फंड है। ऐसे गवर्नमेंट ने जो कंसोलिडेटेड फंड भारत की संचित निधि कौन से आर्टिकल में है? कंसोलिडेटेड फंड 266। वेरी नाइस 266। इसको ऐसे याद करो, इसका एक इजी ट्रिक बताता हूँ। 266 में 100 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 366। बिल्कुल 366 में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? डेफिनेशन। कई बार एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, स्टूडेंट कहता कहीं नहीं दे रखी। अरे भैया एक नहीं पूरी 30 दे रखी है, 30 डेफिनेशंस दे रखी है 366 में। तो आप इसको 266 से याद कर लो। डेफिनेशन में 100 लेस कर दो, माइनस कर दो, है ना। 366 का 100 घटाते ही 266 आ जाएगा। और 266 में हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि के बारे में। और इसमें एक जोड़ दो, 267 कर दोगे तो कंटिंजेंसी फंड, जो एकदम जरूरत पड़ जाए, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, तो वैसे कोरोना जैसी महामारी, पेंडेमिक आ गई, उनके लिए कंटिंजेंसी फंड, आकस्मिक निधि एकदम से जरूरत पड़ती है। अब आ जाओ 116 का हिंदी में देख लो। इसका 116 अनुच्छेद 116, इसका पेड़ आपको 206 लिखना है। लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। देखो आपकी गलती नहीं है, ये जो वर्ड है ना, चाहे वो 115 के हो या 116 के हो, आर्टिकल 115 के हो या 116 के हो, ऐसे वर्ड से हम जनरली फेमिलियर नहीं रहते हैं। तो एक बार पढ़ के हमें अटपटा सा लगेगा, यार ये क्या दे दिया, कौन सा अनुदान, अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, हमने तो आज तक सुना ही नहीं। हमने सुना नहीं सुना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो दे रखा और जो हमारे सिलेबस में है वो हमारे आएगा, इसलिए हमको पढ़ना है। इसलिए आप किसी चीज को है ना पहले से बायस होके मत पढ़ना, पहले से प्रीजुडिस नहीं होना। अरे ये कोई समझ में आता क्या, ये बहुत इजी चीज है, मैं आपको इतना इजी करके समझा रहा हूँ, आराम से समझ में आएगा। और कोई भी नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, आपको कौन मना कर रहा है। ऑफलाइन में पूछो, ऑनलाइन में पूछो, कॉल करके पूछो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ के आगे बढ़ो। ऐसे नहीं रे पढ़ लिया ठीक है, ना ना, रटने जैसा नहीं, समझते हुए आगे चलो। 116 अनुच्छेद 116 हिंदी में देखिएगा। लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, खंड 1 है इसका। इस अध्याय यानी अध्याय 2 के पूर्वगामी उपबंधु, यानी इससे पहले जो उपबंध किए गए हैं उनमें किसी बात के होते हुए भी, कौन से उपबंध किए गए हैं पहले इस अध्याय में? ये वाले किए गए। इधर देखो 112, 113, 114, 115 वाले जो उपबंध किए गए हैं, ये चैप्टर 2 ही चल रहा है सारा का सारा, ठीक है। किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्रकल्पित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया पूरा होने तक, अब समझ में आ गया ना, 113 वाली प्रक्रिया पूरा होने तक यानी बजट पेश होने तक, बस ऐसे समझो इसको सरल तरीके से जो आपको समझ में आ जाए। और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार, अब 114 के उपबंध क्या है इधर समझ लो। 113 में बजट पेश हो रहा है और 114 में जिस डिपार्टमेंट के लिए, जिस हेड के लिए जितना बजट अलॉट किया गया था उस पे बहस करके कम ज्यादा जो भी इसमें करके एज सच जैसा भी सिचुएशन हो उसको पास कर देना। ये हो गया 113 114 का प्रोसेस। 113 में बजट पेश करना, 114 में जिस हेड में जितना अमाउंट बजट में आपने एस्टिमेट किया था उसको पास कर देना। क्लियर है यहाँ पे? अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम देना, क्या दे रहे हो? एडवांस दे रहे हो आप। कब तक? जब तक ये बजट पेश नहीं हो जाता, बजट पे बहस होके वो अमाउंट पास नहीं हो जाता सदन के द्वारा, तब तक उसको एडवांस दिया जा रहा है। 116 क्लोज 1 का सब क्लोज ए इसके बारे में प्रोविजन करता है। इसका बी देखिएगा, टू मेक ए ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज of India when on account of the magnitude of the indefinite character of the service, the demand cannot be stated with the detailed ordinary
ordinarily given in the annual financial statement। जब किसी सेवा की महत्ता और उसकी अनिश्चित रूप के कारण, अब ये अनिश्चित रूप क्या होता है, इस पे आपने सोचा क्या होता है अनिश्चित रूप? जैसे आपने कभी सुना कि हमारे देश में सीआईडी का बजट इतना रहेगा, चलो सीआईडी का भी पुलिस में मान लो आप, रो का कितना रहेगा, कभी सुना है क्या बजट में रो का? रो क्या है? रो यानी रोना धोना नहीं है, रो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को रो कहते हैं। सुना है कभी कि उसका बजट इतना होगा? नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि कोई भी देश के बारे में नहीं सुनते हैं, एक ऐसे ही अनुमान लगा लेते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो ऐसे अंदाज लगा लेते हैं इतना रो पे किया होगा, ऐसा कोई अनुमान नहीं रहता, उसको शो नहीं कर सकते, जासूसी के काम को शो नहीं कर सकते। हर देश कराता है और हर युग से कराता है। रामायण भी आपने देखी होगी पिछले कोरोना काल में, तो भगवान राम के शिविर में 2 लंका से आए हुए जासूसों को पकड़ा था, यानी उस जमाने से चली आ रही है जासूसी, और उससे पहले से और आगे भी चलती रहेगी। तो ऐसे जो हेड हैं जिनको शो नहीं किया जा सकता, जैसे हम इसको क्लियर बताते नहीं है, स्पेस पे कितना करेंगे, आजकल स्पेस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया, वो वहां से पैसा जुटा रहा, वो अलग चीज है, लेकिन रिसर्च पे, साइंस पे, स्पेस पे, इन टेक्नोलॉजी पे, जैसे अभी आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी कई चीजें होती हैं जिनके बारे में शो नहीं किया जाता, क्योंकि वो उस देश की अपनी एक पॉलिसी होती है, सीक्रेट पॉलिसी होती है, जिसको आउट नहीं किया जाएगा, वरना तो दूसरा देश आपसे पहले उन चीजों पे ध्यान देगा, है ना, जो चीजें नहीं बतानी वो नहीं बतानी। जब किसी सेवा की महत्ता और उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ में वर्णित नहीं की जा सकती जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतः दिया जाता है, तब भारत के संपत्ति स्रोत पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की, समझ गए इसको? यानी अभी आप में से कोई भी ऑनलाइन में ऑफलाइन में अभी गूगल करोगे ना, किसी भी ईयर का देख लेना, रो का क्या बजट था, नहीं आएगा, है ना। ऐसे बहुत सारी हेड होती है जिनका नहीं शो होता है, क्योंकि वो पब्लिकली नहीं किया जाता। गवर्नमेंट को मालूम रहता है, पार्लियामेंट को भी मालूम रहता है, लेकिन उसको पब्लिकली नहीं किया जाता है। सी देखिएगा, आर्टिकल 116 क्लोज 1 का सब क्लोज सी। आप में से किसी का कहीं डाउट हो, कोई बात नहीं, समझ में आए, नीरज, दिव्या, वीना, श्रुति, हर्ष, अदिति, आप पूछ लीजिएगा। आर्टिकल 116 क्लोज 1 का सब क्लोज सी देखिएगा, टू मेक एन एक्सेप्शनल ग्रांट विच फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर एंड पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू ऑथराइज बाय लॉ द विड्रॉवल ऑफ मनीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस फॉर विच द सेड ग्रांट आर मेड। अनुच्छेद 116 का खंड 1 का उपखंड ग देखिएगा, किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा को जो अनुदान का भाग नहीं है, यानी इधर देखो, ये जो हेड अलॉट किया था ना, इसका पार्ट नहीं है वो, ठीक है। ऐसा कोई अनुदान, अब ऐसा कोई अपवादानुदान करने की शक्ति होगी जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं, उसके लिए भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की संसद की शक्ति है। तो ऐसे जो हेड होंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर होगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, पार्लियामेंट को ये पावर होगा कि वो उसमें से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकाल के उधर दे सकती है। ये है आर्टिकल 116 का क्लोज 1। क्लोज 2 देखिएगा, The provisions of Article 113 and 114 shall have effect in relation to the making of any grant under Clause 1 and to any law to be made under that clause, as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement। annual financial statement कौन से आर्टिकल में पेश किया जा रहा है? 112, 112, वेरी गुड। सबको ध्यान रखना है, एकदम जागे जागे क्लास लेनी है, सोए सोए नहीं लेनी है ना, जागृत अवस्था, मेंटल भी और फिजिकल भी। कई बार होता है फिजिकली तो जगह रहते, मानसिक रूप से सोए हुए, इधर उधर खोए हुए, ऐसा नहीं रहना। अपने को जब डिस्कशन कर रहे हैं क्लास में, तो इधर ही
भाई कितने घंटे क्लास होती है अपनी? ये 4 सवा 4 घंटे क्लास हो रही है। इतनी देर तक क्लास में रह लो, बाकी आराम कर लो, इधर उधर घूम लो फिर लो, मन को भी घुमा लो फिरा लो, क्योंकि मन भी ऐसा एक चंचल घोड़ा है, इसको भी घुमाना फिराना पड़ता है, बांधा नहीं जाता। नींद में भी ये भागता रहता है, सपने आते हैं ना, नींद में स्वप्न आते हैं, पढ़ते समय इसको यही रखना है, यही तो कंसंट्रेशन है। Making of grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement, the law be made for authorization of appropriation of money out of the consolidated fund of India to meet such expenditure. आर्टिकल 116 का अनुच्छेद 116 का खंड 2 क्लोज 2 देखिएगा। खंड 1 के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114। देखो जैसे ही ये अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 114 या आर्टिकल 113, 114 आते हैं, हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। 112 से आ जाना चाहिए। 112 यानी खर्चा जो हो गया, हम पीछे खर्चा कर आए, उसका हिसाब किताब सदन के पटल पे रख रहे हैं, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट 113 आती, जो खर्चा हम करेंगे आने वाले वर्ष यानी बजट। 114 जो उस बजट में इन्हीं घोषणा की थी उसके बारे में बहस करना और उनको पास करना। 115 जो हमने कम पड़ गया खर्चा, जो इनमें घोषणा की थी उससे काम नहीं चला, तो उनके लिए सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट 115 में। और 116 में जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कोई मामला जिसमें बजट पास हो, उससे पहले ही वो खर्चा बचा ही नहीं है, पैसा खत्म हो गया, पैसा नहीं बचा, तो उसके लिए एडवांस लेना, या ऐसा कोई हेड है जिसको शो नहीं किया जा सकता जैसे रॉ है, तो उसके बारे में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जा सकता है। यही बात 116 का क्लोज 2 कहता है। हिंदी में देखिएगा, खंड 1 के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी होंगे। यानी ये कह रहे हैं कि ये जो 113-14 के जो प्रोसेस है, ये यहाँ पर उनके बारे में भी ऐसे ही लागू होंगे। जैसे एक बार अब पैसा लेना तो कहाँ से लेंगे, एकदम से कंसोलिडेटेड फंड से ले लिया, तो उसके बारे में भी वही प्रोसेस लागू होगा, ठीक है। ये है 116। आप में से किसी को भी आर्टिकल 100 देखो नहीं आ रहा तो एकदम फ्रेंकली पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं कि अरे हम पूछेंगे तो हम तो कम ज्ञानी हो जाएंगे, बाकी तो सब ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं, ऐसा नहीं सोचना। 112, 113, 114, 115, 116 इनको ठीक तरह से समझ लेना। अब देखिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा भी। 117 वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल 117 में। अच्छा रुको, मैं ऐसे ही आपको पूछ रहा हूं, फाइनेंशियल बिल के बारे में डेफिनेशन कहां दे रखी है? यहां नाम आया ना फाइनेंशियल बिल का 117 में, इसके साथ लिख लो 110 110 में, और 207 है, ये तो स्टेट का प्रोविजन है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 117 117। देखिए इसको ऑनलाइन में ऑफलाइन में सभी आर्टिकल 117 को देखिएगा। स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल, और फाइनेंशियल बिल को डिफाइन किया गया 110 110, इसके साथ में लिख भी लो आप लोग। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, और वित्त विधेयक क्या है? उधर दरअसल मनी बिल लिखा होगा, है ना। 110 आप देखते हैं ना, वहां मनी बिल लिखा हुआ है। 117 का क्लोज 1 देखो, ए बिल ऑफ अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन सब क्लोज ए टू एफ किसका दे रखा है? ऑफ क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 110 के इसमें क्या दे रखा कि मनी बिल में क्या आता है उसको डिफाइन कर रखा क्लोज 1 के ए टू एफ में। वहां
दे रखा है टैक्स से रिलेटेड, तीन मोटी चीजें पकड़ लो आप, टैक्स से रिलेटेड, बोरोविंग पावर से रिलेटेड, कर उधार लेना, और कंसोलिडेटेड फंड के बारे में वो प्रोविजन है, वो सारा किस में आ जाएगा, मनी बिल की इस 110 के क्लोज 1 के सब क्लोज ए टू एफ में इसी के बारे में बता रखा है। तीन चीजें उसकी आप ध्यान कर लें, टैक्स, कर और बोरोविंग पावर उधार लेने की शक्तियां, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बस, और कंटिजेंसी फंड। अब देखिए इसको, क्लोज ए टू एफ ऑफ सब क्लोज ए टू एफ ऑफ क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल। देखो एक चीज ये ध्यान रखना है, छोटी सी बात है, यहां सामने लिखी हुई है तो गौर ये करना है, इसको पेंसिल से अंडरलाइन करो। कहां से करना है, सब क्लोज ए टू एफ ऑफ क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 110, इनको अंडरलाइन करना आपको। इसके पीछे का रीजन बताता हूं मैं। एक काम करो, एक बार एक पेंसिल इधर से देखिए, उधर से एक पेंसिल ले ही आओ, मैं भूल जाता हूँ रोज। क्या है ये, हाँ और है तो ठीक, नहीं तो उधर से ले आओ। 100 इसमें क्या दे रखा, ये पढ़ने का तरीका है कौन सा, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल, मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, इसमें दे रखा आर्टिकल 110 क्लोज 1 का सब क्लोज कितना, ए टू एफ। ये इसको प्रोनाउंस करने का तरीका है, ये ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है इसको, समझ गए ना, इसमें दे रखा कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको बोलेंगे आर्टिकल 110। आर्टिकल के बाद में जो भी चीज ब्रैकेट में आ गई उसको बोलेंगे क्लोज, और क्लोज के बाद में फिर ब्रैकेट में आ गई उसको बोलेंगे सब क्लोज। अब इसको चेंज कर दो, एक हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19(1)(a), तो इसको क्या बोलेंगे, आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज ए। फिर इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो है आर्टिकल 19 के क्लोज 2 में, ठीक है, इसको एंड करके ऐसा। ये प्रोनाउंसिएशन का तरीका होता है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया आर्टिकल, ये इसका क्लोज, ये इसका सब क्लोज, ठीक है। और इसको जैसे इस क्लास के बाद में सीपीसी होगी उसमें भी, और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया कल, है ना, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट था, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या कहलाएगा, आर्टिकल हो जाएगा सेक्शन, है ना, हिंदी में जिसको हम धारा कहते हैं, सेक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। और सेक्शन 110 ये क्या हो जाएगा, ना ना क्लोज नहीं होगा, ये सबसेक्शन है ना, सेक्शन सबसेक्शन, फिर ये क्लोज हो जाएगा, फिर इसका भी और है तो वो सब क्लोज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे ये छोटी चीजें ध्यान में आ गई, इसलिए मुझे लगा मैं आपके साथ में बता देता हूँ, कई छोटी छोटी बातें ध्यान रखना जरूरी है। जैसे हमने किसी कोई सा भी ऐसे ले लो, फॉर एग्जांपल यू ही बना लेते हैं अपन, नहीं है तो भी बना लेते हैं, ये हो गया सेक्शन, मान लो किसी भी सब्जेक्ट का है, सेक्शन 12 है, इसके बाद में ये ब्रैकेट में आएगा, ये इसका सबसेक्शन है, फिर ये क्लोज, फिर ब्रैकेट में आएगा क्लोज, मान लो फिर कोई ब्रैकेट में आ गया, जैसे मान लो इसका फेस्ट ऐसा करके दे दिया, तो ये ऐसा होगा सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लोज ए सब क्लोज फेस्ट, ठीक है। ये एक इनको प्रोनाउंस करने का एक तरीका छोटा सा है, ध्यान करें। यहां पे हमने एक बात के बारे में अभी आपको कहा कि इसको अंडरलाइन कर लो। 117 में यहां दिया हुआ है कि अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही
पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। एग्जाम में इसमें इतनी सी बात में एग्जामिनर चाहे जितने क्वेश्चन आपको 10 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि A to F के पूछ सकता है, कहाँ पेश किया जाएगा ये पूछ सकता है, कहाँ नहीं पेश किया जाएगा ये पूछ सकता है। इंग्लिश में देखिए 117 क्लोज 1, 117 स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल क्लोज 1, ए बिल of amendment making provision for any of matters specified in subclause A to F of clause 1 of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the president. The bill making such provisions shall not be introduced in the council of state. अब इसमें दो बैरियर डाल दिए। ये जो 110 का क्लोज 1 से लेकर के और सब क्लोज A से F तक जो दे रखा है वो किन की प्रायर परमिशन से पेश किया जाएगा? प्रेसिडेंट की। अभी आप देखना, जब राष्ट्रपति हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पेश करने के लिए अपने घर से निकलेंगी तो हमारे टीवी स्क्रीन पे न्यूज आएगी कि अभी निर्मला सीतारमण अपने घर से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना। राष्ट्रपति जी से जाके परमिशन लेंगी वो, क्योंकि उनको बजट पेश करना है अंडर आर्टिकल 113 में। तो उसमें कुछ पे टैक्स लगेंगे, कुछ पे घटेंगे, तो आ गई ना कर वाली बात। कुछ बोरोइंग पावर्स के बारे में भी वो बोलेंगी, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में भी बोलेंगी। ये तीनों चीजें तो आ रही हैं यहाँ पे 110 में, क्लोज 1 के सब क्लोज A to F में यही चीजें आ रही हैं। इसलिए इन पे राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन होंगी। और कभी भी देख लेना, ऐसा नहीं कि निर्मला सीतारमण आ रही हैं, आते आते लेट हो गई तो राज्यसभा पहले पढ़ी तो राज्यसभा में पढ़ दिया कि क्या फर्क पड़ता है। हम इधर पढ़ देते हैं, उधर पढ़ देते, उधर तो इतने साल से पढ़ते आ रहे हैं, 70-75 साल हो गए, अब इधर पढ़ देंगे बजट, क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, जहां बजट इंट्रोड्यूस होना है लोकसभा में तो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। दो चीजें हैं, एक तो राज्यसभा में पेश नहीं होगा और प्रेसिडेंट की बिना प्रायर परमिशन के 110 क्लोज 1 के सब क्लोज A to G वाली कोई भी बात बिना प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन के और पेश नहीं की जाएगी और राज्यसभा में भी पेश नहीं की जाएगी। लोकसभा में पेश की जाएंगी, राष्ट्रपति की परमिशन से पेश की जाएंगी। कौन सी बातें? आर्टिकल 110 के क्लोज 1 के सब क्लोज A to G। यहां तक कोई भी समझ में नहीं आई कोई बात तो आप पूछ लीजिएगा। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, टाइम पे क्लास में जुड़ा करो, सारी क्लासें रेगुलर लो। और आप में से जो अभी लेट जुड़े हैं वो जैसे ही आप एडमिशन ले लेंगे, फीस डिपॉजिट करवा देंगे तो हम आपको ऐप पे अलाउ कर देंगे। कोई भी पहले की क्लास किसी भी सब्जेक्ट की आप सुनना चाहेंगे तो आप आराम से, सारी क्लासेज ऐसे ही अवेलेबल होंगी जैसे अभी आपको लाइव क्लास मिल रही है जिसको ऑनलाइन क्लास कहते हैं। ऐसे रिकॉर्डेड क्लास भी अपना युवान लो इंस्टीट्यूट का ऐप बना हुआ, उस पर भी अपलोड करते हैं, आपको वो मिलेगी। आप चाहे लाइव क्लास ले रहे हो यानी ऑनलाइन ले रहे हो या रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हो या ऑफलाइन ले रहे हो, आपका कोई भी डाउट है आप यहाँ क्लास में पूछ सकते हैं, बाद में फोन करके भी पूछ सकते हैं। जिस नंबर से आपके पास में व्हाट्सएप मैसेज आते हैं वो अपना कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों का नंबर है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आर्टिकल 117 क्लोज 1 में एक प्रोविजो दे रखा, प्रोवाइडेड दैट नो रिकमेंडेशन शैल बी रिक्वायर्ड अंडर दिस क्लोज फॉर द मूविंग ऑफ एन अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर द रिडक्शन और अबॉलिशन ऑफ एनी टैक्स। परंतु किसी कर के घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यानी कोई कर को घटाना है बढ़ाना है इसके लिए कोई सिफारिश की अपेक्षा नहीं की जाएगी, क्योंकि ये संसद का काम है, वो इसमें कर सकती है। उसमें पहले से सिफारिश करेंगे। जैसे जीएसटी पे बहस चलती है, एक थोड़ी सी पुरानी होगी, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन आपने कुछ ने सुनी होगी। पिछली बार जब बजट पेश किया गया था पिछली बार, तो बहुत सी खाने पीने की चीजें इन पे टैक्स लगा दिया, जैसे दूध पे, मक्खन पे, घी पे। तो कहा सदन में कई लोगों ने कटाक्ष किया कि इस बार तो भगवान को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, है ना। बीजेपी वाले भगवान भगवान ज्यादा करते हैं, इस बार तो उनको भी नहीं छोड़ा। हम तो शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, है ना। बाकी मंदिरों पे एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया।
अब तो भगवान से भी वसूलने लगे, इतने दिन तक तो इंसानों से ही वसूल रहे थे, ऐसा चला था। तो ऐसे कोई टैक्स लगाना है, घटाना है, तो ये सदन का प्रिविलेज है, इस पे कोई परमिशन पहले से लेना जरूरी नहीं। हाँ, ये चीज पेश करेंगे, ये परमिशन ली जाएगी, कितना कटौती घटौती बढ़त करेंगे, घटत बढ़त करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, ऐसी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रोविजो इस बात को कहता है, ठीक है, इसलिए कहीं कंफ्यूज नहीं होना। क्लोज 2, आर्टिकल 117 क्लोज 2 देखिएगा, ए बिल और अमेंडमेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू मेक प्रोविजन for any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of fine, कोई फाइन इम्पोज करना हो, और अदर पेक्यूनरी पेनल्टीज। वहां पे भी देखो आर्टिकल 110 का क्लोज 2 है ना, वहां 10 के क्लोज 1 में तो ये बता रखा कि ये चीजें कंसोलिडेटेड फंड में आएंगी, और क्लोज 2 में बता रहा है ये चीजें कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आएंगी। वैसे ही प्रोविजन यहाँ किया गया, कोई फाइन इम्पोज कर दिया, कोई जुर्माना, जैसे पेक्यूनरी देते हैं ना किसी को, इतनी सजा इतना जुर्माना, वो ऐसा प्रावधान किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। पेक्यूनरी पेनल्टीज और फॉर द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस और लाइसेंस, ये सारी चीजें 110 के क्लोज 2 में दे रही है। इसके साथ में लिख लो 110 क्लोज 2 लिखो आप, ताकि उधर जाके आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में दोनों चीजें एक साथ समझ में आ जाएंगी। गेट 1 बाय 1 फ्री स्कीम हो जाएगी आपके लिए, जैसे यह पेयर बना रखा, ये भी वही स्कीम है। पेक्यूनरी पेनल्टीज फॉर द डिमांड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विस रेंडर्ड और बाय रीजन that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax, any local authority, body for local purpose। एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, तभी चीजें समझ में आएंगी, वरना समझ में आती नहीं है। आर्टिकल 117 का क्लोज 2 कहता है, हिंदी में देखिए, कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माना, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कर लगाने से समझ, कौन से उक्त का मतलब क्या, जो ऊपर बता रखा है, यानी आर्टिकल 110 के क्लोज 1 का सब क्लोज ए टू जी, उक्त का मतलब जो ऊपर इनमें बता रखा है, उसमें ये शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है उसमें? जुर्माना और अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का या अनुज्ञप्तियों के लिए फीस का, जैसे आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अपने स्टेट बार काउंसिल का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए फीस है ना, या कोई और चीज का लाइसेंस लेते हैं उसके लिए फीस है। ऐसे फिक्स, जैसे हमने जमीन को सरकार से लिया तो हमने एक प्रकार से सरकार ने हमें पट्टा दिया, लीज दिया, कितने ईयर का देते हैं, 99 का, तो उसके लिए हम उसका टैक्स भरते हैं। ऐसे इसमें दो वर्ड आगे आएंगे, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में क्या आएगा, ऐसा कोई वर्ड हमने कहीं पढ़ा क्या पहले? देखो आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 12 चार बातें आर्टिकल 12 में डिस्कस की गई है। आर्टिकल 12 में डिस्कस किया गया है कि ये स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट यानी क्या, उसमें लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, ये एक तो ये स्टेट हो गया। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तीसरा हो गया अदर अथॉरिटी, जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी, सीड कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन, गेल, भेल, पावर ग्रिड। और चौथा हो गया लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में हमारी पंचायत आ जाएंगी। पंचायत में हमारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत जहां सरपंच बैठता है, पंचायत समिति जहां प्रधान बैठता है, और जिला परिषद जहां जिला प्रमुख बैठता है। ये एक लोकल अथॉरिटी। दूसरी लोकल अथॉरिटी ये तो हो गई रूरल एरियाज के लिए। अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र के लिए हमारा होता है नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। इनमें भी बजट पेश होता है, तो ये भी टैक्स लगा सकते हैं ना। ये नगर निगम ने ये टैक्स लगा दिया। जयपुर में इन दिनों आप किसी भी घरों के बाहर जाएंगे जहां सामान्यतः रहते नहीं है लोग, या जो टैक्स जमा नहीं कराते, उनके घर के बाहर नगर निगम के नोटिस चिपके मिल जाएंगे। वो क्या है, नगर निगम ने टैक्स लगाया। स्टेट जो टैक्स लगाता है, जैसे सेंटर का बजट पेश होता है, उसके बाद में स्टेट का बजट पेश होता है। कुछ टैक्स हैं जो सेंट्रल सर्विसेज के, वो सेंटर हम पे इंपोज करती है, कुछ स्टेट इंपोज करता है, कुछ ये लोकल अथॉरिटी इंपोज करती हैं। अदर अथॉरिटी जैसे यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी की फीस में आपको वेरिएशन मिलेगा, हर स्टेट की फीस में वेरिएशन मिलेगा। ये उनकी बात कर रहे हैं कि अगर कहीं किसी अदर अथॉरिटी ने कोई फाइन कर दिया, जैसे नगर निगम ने कहा
यहाँ थूकना मना है, तो ये तो मेरा भारत महान है, जान लीजिए अच्छा थूकना मना, अरे भाई साहब सुबह से अभी तक थूका ही नहीं हमने, तो अच्छा याद दिलाया, अब तो यहाँ थूक के ही चलेंगे। जिसको कहते हैं ना हम सबसे संभ्रांत सभ्य एलिट क्लास, एडवोकेट उनमें से एक है, और सबसे अबला प्राणी होता है एडवोकेट। हाई कोर्ट में आप जब भी जाएंगे, और हाई कोर्ट में स्पेशली जो एडवोकेट्स के चेंबर बने, कितना भी नया चेंबर बना दो, ऐसा थूक थूक के बेहाल कर देते हैं कि वहां मजबूरी बस हिंदू देवी देवताओं की वो चित्र वाली टाइल लगानी पड़ती है, ताकि कोई इन पे तो नहीं थूके, कम से कम हिंदू आस्था वाला थूकेगा नहीं, मुस्लिम वाला वैसे नहीं थूकेगा कि किसी ने देख लिया तो अभी मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे रोकते हैं लोगों। किसी ने लिख दिया यहाँ पे कूड़ा करकट नहीं फेंकना, कि अच्छा अच्छा यही कूड़ा करकट फेंकेंगे, यहाँ गाड़ी पार्किंग नहीं करनी, अच्छा यही पार्किंग करेंगे, है ना, ये नहीं। तो अगर किया तो 500 रुपया जुर्माना। कौन लगा रहा है? नगर निगम। कौन लगा रहा है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर परिषद, ये लोकल अथॉरिटी का मतलब ये। यूनिवर्सिटी में कोई अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश करेगा, ये फाइन, ये हमारी अदर अथॉरिटी ने लगा दिया। स्टेट की तरफ से जो है वो स्टेट के टैक्सेस, सेंटर के सेंटर दोनों लग सकते हैं? लगते ही हैं, दोनों क्या तीनों लगते हैं। इस जयपुर में हम रह रहे हैं, जैसे बहुत सारी सर्विसेज हैं जिन पे सेंट्रल टैक्स बढ़ाएगी। अभी जब बजट पेश होगा ना, तो थोड़ा सा अखबार देख लेना। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको सारी चीजें इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं 1999 से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ। मैं तब से इधर आ गया था। 1 अगस्त 1999 को मैंने LLB के लिए एंट्रेंस दिया था, उसके थ्रू हमारा एडमिशन हुआ। तब से कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने फर्स्ट ईयर में आ जाता है, तब से पढ़ और पढ़ा रहा हूँ, तब लेके अब तक चीजें समझ में आ रही है। हर बार कुछ ना कुछ मुझे भी नया सीखने को मिलता है, इसलिए आप कभी भी ऐसे घबराना नहीं, समझ में नहीं आए, और ऐसा भी नहीं सोचना अपने को भी ऐसे कोई 20-20 साल पढ़ना पड़ेगा क्या, ऐसा नहीं है। आपको मैं समझा रहा हूँ, जो अभी तक मैंने सीखा है, समझा है, अनुभव किया है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इतने साल पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको साल भर पढ़ने की जरूरत है। साल भर ढंग से पढ़ लो, 6 महीने ढंग से पढ़ लो, तो कोई अपना एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। सर एक ही गलती पे अगर तीनों जगह फाइन इम्पोज कर देंगे तो ये तो हो जाएगा ना डबल जियोपार्डी। ना डबल जियोपार्डी नहीं जाएगा, उनका सबका अलग है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल दे रखा है, एक 7 शेड्यूल, उसमें लिस्ट दे रखी है, 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट पे ही सेंट्रल लॉ बनाएगा, उसमें जो सब्जेक्ट दे रखे हैं। स्टेट लिस्ट पे स्टेट बनाएगा, ठीक है ना। और जो शेड्यूल 11 उस पे पंचायत बनाएगी, शेड्यूल 12 उस पे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद बनाएगी। एक बार जरा देखो लास्ट टू लास्ट वाला शेड्यूल देखो, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कोई सा भी डायरेक्ट हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन देखो इधर, एक मिनट इधर देखो, ये फ्रंट है, इसका पीछे का हिस्सा, ये बैक साइड से खोलो इसको, और यहाँ पे सबसे पहले इसका शेड्यूल 12 होगा, यही दे रखा। देखो मेरे तो निकालते ही शेड्यूल 12 आया है। अब शेड्यूल 12 में कितने सब्जेक्ट दे रखे हैं? 18 सब्जेक्ट। इन 18 सब्जेक्ट के बारे में कोई भी टैक्स इंपोज करना है, या कोई भी इस पे अरेंजमेंट करना है, मैनेजमेंट करना है, कोई भी काम करना है, ये किसका काम है? ये काम है हमारी म्यूनिसिपैलिटी का, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद का। ऐसे इसके पास में एक शेड्यूल 11 भी दिख रहा है। शेड्यूल 11 में 29 सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये किसके हैं? पंचायत के। वो हमारी पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों आ जाएंगे। इनके बारे में तो ये इनको टैक्स लगाने का, फैसिलिटी देने का पावर है। ऐसे ही स्टेट के जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उन पे स्टेट का, सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंटर का, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों का, ऐसे है ना। एक सब्जेक्ट पे 2 नहीं लगाएंगे और डबल जियोपार्डी नहीं होगा कहीं भी। फिर जैसे CBI को जैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, ऐसे इस स्टेट में, तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी पहले स्टेट गवर्नमेंट से। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट, अब क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का जो एरिया है वो स्टेट का आता है, जब स्टेट को लगता है कि हमसे नहीं हो रही है, तो फिर वो CBI के लिए रिक्वेस्ट करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करेंगे अपन आगे, है ना। बिना वो सीधा उस पर नहीं आ जाएगी। जैसे NIA सीधा आ जाएगा। ये अभी इस पे NIA का और CBI PP का भी एग्जाम हुआ था, उसका भी हमने पेपर सोल्व करके अपना युवान लॉ इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है उस पर भी डाला था। तो जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको जांच दी जाती है। जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, जैसे उदयपुर में वो कन्हैयालाल जी टेलर का गला काटा था, तुरंत NIA को दे दी जांच। यहाँ अभी जयपुर में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें लगा कि इन टेररिस्टों के या इन बदमाशों के इनके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड हुआ। ऐसे जांच उन सुरक्षा एजेंसियों को दिया जाना, स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए कहती है।
हाँ तो अब वो स्टेट नहीं, हर मामले में लेनी तो एक बार पड़ेगी, क्योंकि स्टेट का जुरिस्डिक्शन है, उसमें वो आ रहे हैं। देखो मैं इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको ध्यान हो, हर देखो एक तो हर स्टेट टू स्टेट पुलिस वेरी करेगा, हर स्टेट का। जैसे कोरोना के समय में एक घटनाक्रम हुआ था, एसएसआर की हत्या हो गई थी, मर्डर था, वो प्योर दिखता हुआ मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उसमें जिन बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट था वो सब देश जानता है, सबको मालूम है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो एसएसआर के मामले में बिहार से नीतीश कुमार ने एक उनका यंग एसपी भेजा था, वो बहुत डायनेमिक पुलिस ऑफिसर था। उससे पहले उन्होंने 5 पुलिस ऑफिसर और भेजे थे, जिनमें डीवाईएसपी रैंक के भी थे, सीआई भी थे और हेड कांस्टेबल भी थे, वो सब इंस्पेक्टर भी थे, ऐसे भेजे। वो 5 वहां घूम रहे मुंबई में, उनको तो उन्होंने क्वारंटीन नहीं किया, लेकिन वो आईपीएस पहुंचते उसके हाथ पे ठप्पा लगा दिया कि आप अभी फ्लाइट से आए हो, 14 डेज तक क्वारंटीन में रहो, यानी 14 डेज तक हम एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके बाद जांच कर लेना। ऐसे ही सेंटर का मामला है, सेंटर और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए अरेंजमेंट किया गया परमिशन वाला, ठीक है। वो बात अलग है कि सारे राजनीतिक पॉलिटिकल बायस से इनकी परमिशन होती है नहीं होती है, अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, ऐसा। चलिए 117 को हम डिस्कस करें, आर्टिकल 117 का क्लोज 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके क्लोज 2 भी हमने डिस्कस कर लिया। क्लोज 2 एक बार हिंदी में देख लो, आर्टिकल 117 का। कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माना, दंडनीय शास्ति, अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों, फीसों या की गई सेवाओं की फीस की मांग और उसके अनुदान या संदाय के उपबंध करता है, अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय के द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन का उपबंध करता है। ये सेम इसको ऐसे समझ लो, आर्टिकल 117 के क्लोज 1 के साथ में लिख लो आर्टिकल 110 क्लोज 1, ऐसा लिख लो। आर्टिकल 117 के क्लोज 1 के साथ में लिख लो आर्टिकल 110 का क्लोज 1, अनुच्छेद 110 खंड ए। आर्टिकल 117 के क्लोज 2 के साथ में लिख लो 110 का क्लोज 2। यानी अब एक बात समझ लो, 110 का क्लोज 1 कहता है कि इसके सब क्लोज ए टू एफ में जो आया है वो सारा क्या है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड में आ जाएंगे। और क्लोज 2 110 में कहा गया कि वो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आएंगे। वैसी ही बात 117 का क्लोज 1 कह रहा है और क्लोज 2 कह रहा है, ठीक है। क्लोज 3 देखिएगा, ए बिल विच इफ एनेक्टेड and brought into operation would involve expenditure from the consolidated fund of India shall not be passed by either house of parliament unless the president has recommended to the house the consideration of the bill। जिस विधेयक को अधिनियमित या प्रवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की हो। यानी इसके लिए राष्ट्रपति जी को पहले क्या करना होगा, सिफारिश करनी होगी कि इस पे, यानी उनकी प्रायर परमिशन से। जब तक उनकी प्रायर परमिशन नहीं होगी तब तक इस प्रकार का कोई भी डिस्कशन हाउस के अंदर नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को? यहाँ तक कोई भी बात ऑनलाइन में ऑफलाइन में आपको नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो हमने इसको पहले ही डिस्कस किया कि ऐसे मामले जो पेश किए जाएंगे प्रायर परमिशन होनी चाहिए राष्ट्रपति की, और लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं किया जाएगा। यही बात यहाँ पे कहता है कि ऐसे विधेयक को अधिनियम और प्रवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा। वह विधेयक संसद के किसी सदन के द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पे विचार के लिए उस सदन से राष्ट्रपति जी ने सिफारिश नहीं की हो। यानी उनकी प्रायर परमिशन जरूरी है। किसी भी हाउस में चल सकता है ये वाला? ना किसी भी हाउस में नहीं, ये वो हमेशा लोकसभा में ही चलेंगे। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में तो बहस के लिए लिखा हुआ है ना, बहस जिस भी सदन में होगी। तो यहाँ पे हाउस को
A bill which clause 3 देख लो, a bill which enacted or brought into operation would involve expenditure from the consolidated fund of India not be passed by either house of the parliament, यानी किसी भी सदन के द्वारा तब तक पास नहीं किया जाए। कहने का मतलब है इसको पेश ही लोकसभा में किया जाता है, कोई भी सदन तब तक चर्चा कर ही नहीं सकता जब तक राष्ट्रपति जी अनुमति नहीं दे देते। ये बिल्कुल जनरल रूल है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप में से किसी को भी एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। आप एक चीज बहुत स्ट्रिक्टली करो प्लीज, आप क्लास में ठीक 8 बजे जुड़ो, आप ठीक 8 बजे असेंबल हो जाया करो। आप एक आध मिनट का टाइम इधर उधर हो जाए तो उसके बाद में हमारा वो कंसंट्रेशन बनता नहीं है ना। हम भी प्रयास करते हैं कि बिल्कुल एकदम राइट टाइम पे चालू कर दे, जैसे दिव्या बिल्कुल टाइम पे आ जाती है, नीरज बिल्कुल टाइम पे आ जाते हैं, ऐसे आप सभी टाइम पे आने की हैबिट बनाओ, उसे क्या चीजें समझ में आती है। आज हमने डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट किया 112 से। 112 में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बीत गया, रिवाइज करवा रहा हूं एक बार, जो बीत गया उसका हमने खर्चा किया बीते वित्तीय वर्ष का, वो हिसाब किताब सदन के पटल पे आर्टिकल 112 में रखा जाएगा पार्ट 5 में, और पार्ट 6 में 202 आर्टिकल में रखा जाएगा। इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। उसके बाद में जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, आने वाला वित्तीय वर्ष है, आगामी वित्तीय वर्ष है, उसके बारे में जो एस्टीमेट लगाया जाएगा वो 113 में बजट यूनियन का और 203 में बजट स्टेट का। क्लियर है? उसके बाद में जो बजट के जिस हेड में जितना अमाउंट खर्च होना है, जो घोषणा की है बजट में, उसको पास करना एप्रोप्रिएशन बिल 114 में यूनियन यानी संसद और 204 में स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे घोषणा तो कर दी, पास भी कर दिया आपने 114 में, उसको 115 में कम पड़ गया तो सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। 116 में वो जो एडिशनल दिया, एक्सेस दिया, सप्लीमेंट्री दी, वो भी खत्म हो गया, या कुछ ऐसे हेड हैं जिनको ऐसे श्योर नहीं कर सकते, उन सब का खर्चा 116 में हमको करना है। उसको बोलते हैं अकाउंट्स ऑन वॉट, ऐसे ही है ना, व्हाट्स ऑन अकाउंट, क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, ये। और 117 में क्या है? स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल मैटर्स। ये वित्तीय मामलों में स्पेशल प्रोविजन किए जाएंगे। इसमें ठीक वैसे ही बता रखा है जैसे 110 में के क्लोज 1 में ये बता रखा है, सब क्लोज A टू F में, कि ये इसमें आने वाले पॉइंट हैं वो सारे कंसोलिडेटेड फंड में से आएंगे, और क्लोज 2 में बता रखा है कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आएंगे। वही बात यहाँ पे बता रखी है 117 में, और इसकी क्लोज 3 में कहा गया है कि इनको किसी भी हाउस में चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन होनी चाहिए, उनकी बिना परमिशन के नहीं डिस्कस किया जाएगा। तो आप में से किसी को भी आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 113 प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल्स, विनियोग विधेयक, और 115 सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिअनुदान आदि। 116 में है वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। आर्टिकल 117 में है स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल, वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। ये जो 112 यानी 112 से लेकर के 117 में प्रोविजन किया गया है, ये इसकी हेडिंग क्या है? प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। तो ये जो हमने डिस्कस किया 112 से 117 प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, इसको ठीक तरह से प्रिपेयर कर लो एक साथ में, और इधर इसके साथ में लगे हाथ ये 202 से 207 तक भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ये आपको एक के साथ दूसरा स्कीम समझने में हेल्प हो जाएगी, इसका अपने को ध्यान रखना है। ये वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर फ्रॉम आर्टिकल 112 टू 117 पार्ट 5, और आर्टिकल 202 से लेकर 207 में
ये स्टेट के बारे में पार्ट 6 में ये हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई हो, कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो ऑनलाइन में, ऑफलाइन में या रिकॉर्डेड क्लास में, आज की इस क्लास को हम युवान इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे। तो आप में से किसी को भी डाउट हो, क्योंकि ये ऐसे प्रोविजन है जो देखने में सिंपल लगते हैं लेकिन स्टूडेंट के समझ में नहीं आते हैं। युवान लो इंस्टीट्यूट पे कोई भी डाउट आपको पूछना हो तो 8306969794 पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरी ओर से आर्टिकल 112, 113, 114, 115, 116 और 117 इनका डिस्कशन पूरा हुआ। आपको कोई बात पूछनी हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। 116 का क्लॉज 2। हाँ देखो 116 का क्लोज 2 क्या कह रहा है, पहले तो ये देखा करो, कोई भी डाउट है क्या, हेडिंग क्या कह रही है उसकी। 116 किसके बारे में है, ये व्हाट्स ऑन अकाउंट, व्हाट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट का है। तो इसका क्लोज 1 का सब क्लोज ए बी हमने डिस्कस किया, सी हमने डिस्कस किया, डी कहता है जो बात क्लोज 1 में है उनको छोड़ करके यहाँ पे जो बजट वाली प्रोसेस स्टार्ट हुई 113, 114 दे रखा ना। तो 113 में हम एस्टीमेट बजट पेश करते हैं, 114 में उनको पास करते हैं। जब तक वो प्रोसेस हो तब तक उसको क्लोज 1 कहता है, उसको एडवांस दिया जाए। ठीक है, इस बात के बारे में कह रहा है। ठीक है, और इसमें भी वैसे ही पास करना होगा। ये क्लोज 2 एक बात ये भी कह रहा है, जो बजट जैसे बजट पेश करते हैं और उसको पास करते हैं, 113 में पेश करना, 114 में पास करना, वैसे इनमें जो एडवांस दिया गया ना इसको भी उसमें उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, गो थ्रू होना पड़ेगा। ये कोई गुप्त दान नहीं होगा। और कुछ मामलों में होगा जैसे रो का है उसको हम श्योर नहीं कर सकते तो उसको हम श्योर नहीं करेंगे, ये भी दे रखा है इसमें, दोनों बातें दे रखी, बट प्रोसेस वही फॉलो होगा। कुछ चीजें जो पब्लिकली नहीं की जाएंगी वो पब्लिकली नहीं की जाएंगी, लेकिन वो इन हाउस रहेंगी विद कॉन्फिडेंस, है ना, उनको सीक्रेसी में रहेंगी। जैसे रो का बजट है सार्वजनिक नहीं करते हैं, कोई रिसर्च का है, स्पेस का है, डिफेंस का है, इन चीजों को शो नहीं करना है तो उनको शो नहीं करेंगे, जिनको शो करना है उनको शो करेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल 112, 113, 114, 115, 116 और 117 प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, इसमें कोई डाउट हो तो आप 8306969794 पे ये युवान लो इंस्टीट्यूट का कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरी ओर से डिस्कशन पूरा हुआ। नमस्कार।